नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने कहा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कल सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय और व्यापक इंतजाम किए गए। असम में निकाय चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल असम गण परिषद ने बहुमत हासिल किया। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 179 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69% हुई। मंत्रिमंडल ने गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर जिले में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और 14 घायल। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 671 मतगणना पर्यवेक्षक, 130 पुलिस पर्यवेक्षक और 10 विशेष पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि आयोग ने 2 विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। 690 assembly constituencies in 5 states and 1 by-election constituency will be taken up tomorrow. Altogether, 671 counting observers, 130 police observers, 10 special observers will be on ground to ensure the smooth counting process. Commission has also deputed 2 special officers, Chief Electoral Officer Delhi to Meerut and Chief Electoral Officer Bihar to Varanasi to supervise the counting arrangements in those districts. श्री चंद्रभूषण ने कहा कि संबंधित उम्मीदवार 24 घंटे सीसीटीवी कवरेज के माध्यम से स्ट्रांग रूम की व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। चुनाव उपायुक्त ने बताया कि चुनाव वाले राज्यों में जिला प्रशासन ने मतगणना हॉल के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने सहित कानून व्यवस्था के उपाय किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं भी शांति भंग न हो। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम की तैनाती के हर स्तर पर राजनीतिक दल और उम्मीदवार शामिल होते हैं, जिसमें ईवीएम गोदाम को खोलना तथा बंद करना, ईवीएम तथा वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच और प्रथम स्तर की जांच के बाद प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए ईवीएम तथा वीवीपैट को बाहर निकालना शामिल है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 हॉल तैयार किए गए हैं, जहां 2 हॉल में ईवीएम के जरिए किए गए मतदान के मतों की गिनती होगी और एक जगह पर डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत सभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी, जबकि ईवीएम के मतों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद दिन भर दोनों की गिनती एक साथ की जाएगी। प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी तैनात होंगे। कोविड को देखते हुए मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतगणना एजेंटों के लिए कोविड टीके की 2 डोज अनिवार्य है। टीका न लगे होने की स्थिति में उनकी निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी होगी। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मणिपुर में 12 मतगणना केंद्रों में 41 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। 30 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 265 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का कल फैसला होगा। एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने कल मतगणना के लिए मणिपुर के विभिन्न जिलों में फैले 41 मतगणना केंद्रों को सूचित किया है। इन केंद्रों के आसपास सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किया गया है और मतगणना की प्रक्रिया का वेबकास्ट किया जाएगा। पोस्ट एंड बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे से होगी और ईवीएम में डाले गए वोट की गिनती जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर में मतगणना के लिए
41 जेन्युइन ऑब्जर्वर नियुक्त किए। हर मतगणना हॉल में जेन्युइन ऑब्जर्वर तैनात किया जाएगा और मतगणना प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। मतगणना का परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जेजे थोक्सोम। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की ताजा और प्रामाणिक जानकारी देने के व्यापक प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी चुनाव परिणामों पर कल विशेष बुलेटिनों और परिचर्चा का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर प्रसारित होंगे। कार्यक्रम YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होंगे। जनादेश 2022 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की विशेष कवरेज आकाशवाणी के साथ 10 मार्च 2022 को विशेष कार्यक्रम। ताजा रुझान और परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण शाम 7:20 से रात 8 बजे तक। चुनावी राज्यों पर विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:15 बजे से रात 10 बजे तक। आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी विशेष कार्यक्रम। दूरदर्शन समाचार ने भी मतगणना के ताजा रुझानों और परिणामों की सटीक जानकारी देने के लिए सभी राज्यों में अपने संवाददाता नियुक्त किए हैं। दूरदर्शन सवेरे 7 बजे से जनादेश कार्यक्रम प्रसारित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने श्री यादव पर झूठ बोलने और दुष्प्रचार के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। श्री प्रधान ने कहा कि श्री यादव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हताश हैं क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में हार का डर है। श्री प्रधान ने कहा कि श्री यादव को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि कल वाराणसी में जो हुआ उसका सच सभी दलों को पता है, लेकिन अखिलेश यादव ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके और ईवीएम तथा निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर न सिर्फ मतदाताओं का बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुचिता का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह चुनाव परिणामों को लेकर बेबुनियाद आशंकाएं उनकी हताशा को दर्शाती हैं। ज्ञापन में पार्टी ने कहा कि आयोग को दृढ़तापूर्वक अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि मतगणना स्थलों और मतगणना प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। पार्टी ने कहा कि ऐसे राजनीतिक दलों के गैर जिम्मेदार नेता जो असामाजिक तत्वों को अशांति पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनसे चुनावी कानूनों और अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों के अनुसार प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए। असम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 77 म्यूनिसिपल बोर्डों में बहुमत हासिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी को 75 और असम गण परिषद को 2 म्यूनिसिपल बोर्ड में बहुमत मिला है। कांग्रेस को 1 बोर्ड में जीत हासिल हुई है, जबकि 2 में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 80 म्यूनिसिपल बोर्ड की 977 सीटों पर वोट डाले गए थे। असम में भाजपा का शानदार प्रदर्शन जारी है। विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के बाद इस बार असम गण परिषद के साथ सत्ताधारी दल ने स्थानीय नगर पालिका चुनावों में जबरदस्त सफलता हासिल की है। डिब्रूगढ़, शिवसागर, बरपेटा, नौगांव, नलबारी, धुबरी और दरंग कुछ ऐसे नगर पालिका क्षेत्र है जहां भाजपा असम गण परिषद में जीत दर्ज की है। विपक्षी कांग्रेस और AIUDF चुनावों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। भाजपा और असम गण परिषद ने कुल 977 सीटों में से 7 सीटें निर्विरोध जीती हैं। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये नतीजे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनके दूरदर्शिता के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के विकास एजेंडे में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। श्री मोदी ने पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की उनके प्रयासों और लोगों की सेवा करने के लिए प्रशंसा की।
दिल्ली चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों की अभी घोषणा नहीं की जा सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिन पर कानून की दृष्टि से विचार किया जाना है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोग को कुछ और दिनों का समय चाहिए। इस वर्ष 18 मई से पहले चुनाव कराया जाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के नेता पुलिस के साथ मिलकर उसके वरिष्ठ नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भाजपा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राज्य के विशेष सरकारी वकील की बातचीत की एक कथित रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण पंडित चौहान ये महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विशेष सरकारी वकील है, और किस प्रकार से ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए, किस प्रकार से उनका दफ्तर एक अड्डा बन गया साजिशों का, षड्यंत्रों का, किस प्रकार से पुलिस के अलग अलग लेवल के अधिकारियों के साथ और महाविद्वेष अघाड़ी के मंत्रियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी मतलब वहां की विपक्ष मतलब लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए झूठे केस कैसे दर्ज करने हैं, किस प्रकार से फॉल्स एविडेंस प्लांट करना है, किस प्रकार से ड्रग्स का भी मामला इसमें लाना है ताकि मकोका लगाया जा सके। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इस महीने की 14 तारीख से शुरू होगा और अगले महीने की 8 तारीख तक चलेगा। इस सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही 2 पारी के बजाय एक ही पारी में सवेरे 11 बजे से होगी। हालांकि बैठने की व्यवस्था के लिए दोनों सदन के चैम्बर और गैलरी का इस्तेमाल इस सत्र के दौरान भी किया जाएगा। महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर बजट सत्र के पहले चरण का संचालन 2 पारियों में किया गया था, लेकिन अब देश में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। निर्वाचन आयोग ने कहा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कल सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। असम में निकाय चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगी दल असम गण परिषद ने बहुमत हासिल कर लिया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 179 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69%। मंत्रिमंडल ने गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और 14 हुए घायल। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPM की बजट संबंधी घोषणाओं पर चर्चा के लिए एक वेबिनार को संबोधित किया।
ये बजट पर आयोजित उन 11 वेबिनार की आखिरी कड़ी थी जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इनमें उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग से संबंधित वेबिनार शामिल थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वेबिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बजट में की गई घोषणाओं के साथ प्रमुख हितधारकों के बीच जुड़ाव की भावना विकसित करना था। इससे मंत्रालयों और विभागों को नए वित्त वर्ष में अपनी योजनाओं और नीतियों को तय करने पर लागू करने में मदद मिलेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल नीतियों, नवीनतम तकनीकों, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र निश्चित रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने एमएसएमई को विकसित करने के लिए आवश्यक सभी तरह के ऋण प्रदान करने का वादा किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 179 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.69% हो गई है। मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में आयुष मंत्रालय के तहत WHO वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला वैश्विक केंद्र होगा। ये केंद्र गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पारंपरिक चिकित्सा की पहुंच और प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों, उपकरणों और कार्यप्रणाली में मानदंड, मानकों और दिशा निर्देशों को विकसित करने के लिए काम करेगा। ये डेटा अंडरटेकिंग एनालिटिक्स एकत्र करने और प्रभाव का आकलन करने के लिए भी कार्य करेगा। मंत्रिमंडल ने आज आवश्यकता से अधिक यानी सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। ये 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम होगा। ये निगम आवश्यकता से अधिक भूमि, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और अन्य सरकारी एजेंसियों की संपत्तियों का मुद्रीकरण करके पर्याप्त राजस्व जुटाने में सक्षम होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि यूक्रेन सुमे शहर से सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये सभी छात्र पोल्तावा जा रहे हैं, जहां से वे ट्रेन के जरिए पश्चिमी यूक्रेन निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी छात्रों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने आज सुमे के लवीव रेलवे स्टेशन से सुमे विश्वविद्यालय के 600 भारतीय छात्रों को ले जाने वाली विशेष ट्रेन को रवाना किया। ये सभी छात्र कल पोलैंड पहुंच जाएंगे, जहां से उन्हें भारत के लिए उड़ान भरने की संभावना है। भारतीय छात्रों का अंतिम जत्था पूर्वी यूक्रेन से निकलकर पश्चिमी हिस्से की तरफ रवाना हो गया है। ये छात्र जल्द ही यूक्रेन की सीमा पार कर पड़ोसी देशों में पहुंच जाएंगे, जहां से उन्हें स्वदेश लाने की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में बताया कि यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को 3 सप्ताह के भीतर सुरक्षित स्वदेश लाना बड़े ही गर्व की बात है। श्री गोयल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने 8 उच्च स्तरीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बड़े ही गंभीरता से खुद लिया। मुझे याद आता है लगभग 8 हाई लेवल मीटिंग्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की इस विषय में। हर मीटिंग के बाद बड़े कठोर कदम उठाए जाते थे, कैसे एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को भारत वापस लौटाया जाए। और हर मीटिंग में अंत में ये जरूर कहते थे कि एक एक की चिंता करनी है, सबको वापस लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 बार इस संकट की घड़ी में विश्व के बड़े बड़े नेताओं से बात की। कूटनीति का हर संभव प्रयोग किया गया जिससे हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित फिर भारत लौट सकें। श्री गोयल ने इस पूरे अभियान को लेकर सरकार पर सवाल उठाने पर विपक्ष की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवारों की मदद करने की बजाय भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की कल तुर्की में त्रिपक्षीय बैठक होने की संभावना है। इसमें तुर्की दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करेगा। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता कल बेनतीजा समाप्त हो गई।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले का निशाना बन रही राजधानी कीव और आसपास के शहरों में करीब 18,000 लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को यूक्रेन में बनाए गए सुरक्षित गलियारे के रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। चलो कटोरो झेरनो आपी जजो बापू। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक झवेरचंद कालीदास मेघाणी का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय शायर कहा था। सागर पिनारा अंजलि नव ढोल जो बापू। मेघाणी स्वयं को पहाड़नु बालक कहते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1896 को सौराष्ट्र के चोटीला कस्बे में हुआ था। प्रसिद्ध लोक कवि झवेरचंद ब्रिटिश राज के दमन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुजराती लोकगीत गाते थे। अणखोट विश्वासे वह्यु जीवन तमारू धुर तो दगल बाजो थकी पड़ियो पनारो शत्रु तणे खोले ढली सुख थी सुनारो। इसके साथ ही वे देश की लोकगीत परंपराओं को जीवित रखने का कार्य भी कर रहे थे। मेघाणी ने 1930 में देशभक्ति के 15 गीतों का संग्रह निकाला, जिसमें नमक और धोलेरा सत्याग्रह की सराहना की गई। ब्रिटिश सरकार ने उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं। लेकिन लोगों की क्रांतिकारी भावना के कारण उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी और पुस्तक की प्रतियां गुपचुप वितरित की जाती रहीं। अंग्रेजों ने उन पर झूठे आरोप लगाकर 28 अप्रैल 1930 को विशेष अदालत में उपस्थित होने का समन भेजा। उन्हें 2 वर्ष की सजा देकर साबरमती जेल भेजा गया, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद 1 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। दूसरे गोल में सम्मेलन के लिए इंग्लैंड रवाना होने की पूर्व संध्या पर गांधी जी को लगा कि अंग्रेज उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। मेघाणी ने तुरंत चिल्लो कटोरो नामक कविता लिखी, जिसका मतलब था विष का आखिरी प्याला। चिल्लो कटोरो झेरनो आपी जजो बापू। उसे पढ़कर गांधी जी ने तुरंत कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मेघाणी मेरी आत्मा में प्रवेश कर गए हैं और इस कविता के माध्यम से मेरे मस्तिष्क को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। तभी उन्होंने मेघाणी को राष्ट्रीय शायर का खिताब दिया था। क्रांतिकारी कवि झवेरचंद निरंतर स्वाधीनता संघर्ष में संलग्न रहे, लेकिन वे देश में बढ़ते सांप्रदायिक वैमनस्य से भी व्यथित थे। संभवतः इसी दुख के कारण उन्हें हृदयाघात हुआ और 9 मार्च 1947 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी की ओर से श्रद्धांजलि। वंदे मातरम। हम राष्ट्रवादी बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1997 को हुआ था। रेड्डी का जन्म 1907 में नेल्लौर जिले में हुआ था। रेड्डी स्कूली शिक्षा छोड़कर स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी की। इसी समय उन्हें गुरुदेव ठाकुर के कार्य में रुचि हुई और उनकी कई पुस्तकों का तेलुगु में अनुवाद किया। इस प्रकार वे आंध्र के ठाकुर के नाम से लोकप्रिय हो गए। रेड्डी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।
वे 1930 के आरंभिक दौर में वेल्लोर और तंजावुर जेल में रहे। रेड्डी फरवरी 1937 में संयुक्त मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और वित्त विभाग में महत्वपूर्ण पद संभाले। स्वतंत्रता के उपरांत रेड्डी 1955 में आंध्र के मुख्यमंत्री बने और नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन तक ये पद संभाला। वे 1958 से 1963 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। महान राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। भारत में अभी तक 179 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आज 15,95,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर सुधरकर 98.69% हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सलथिया चौक पर आज हुए एक विस्फोट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विस्फोट की घटना दोपहर 1 बजे के करीब तहसीलदार कार्यालय के पास सब्जी मंडी इलाके में हुई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। घटना की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापे मारे। एनआईए के अधिकारियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से बारामूला जिले में पट्टन और उसकारा इलाकों, पुलवामा के पिंगलाना और शोपियां जिले के कुछ स्थानों पर छापे मारे। एनआईए ने पिछले महीने भी 2 अलग अलग मामलों में छापेमारी की कार्रवाई की थी। इनमें जम्मू में देशी हथगोला बरामद होने और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, उन्हें उकसाने और आतंकी गुटों में शामिल करने से जुड़े मामले थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ग्रामीण भारत ने प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाया है और अब महिलाएं पहले से अधिक डिजिटली साक्षर हो गई हैं। महिला और डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर नारी, आत्मनिर्भर भारत, इस विषय पर एक वर्चुअल संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने देश में इतिहास रचा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ विशाल शर्मा। घरेलू शेयर बाजारों में आज 2% से अधिक का उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,223 अंक बढ़कर 54,647 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 332 अंक की वृद्धि से 16,345 पर जा पहुंचा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 35 पैसे मजबूत होकर $1 की तुलना में $76.57 के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $125 प्रति बैरल के आसपास रहे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल हैमिल्टन में भारत का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। भारतीय समय के अनुसार ये मैच सवेरे 6:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि कोलकाता में आमतौर पर आसमान रहेगा साफ। श्रीनगर और जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने कहा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कल सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय और व्यापक इंतजाम किए गए। असम में निकाय चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगी दल असम गण परिषद ने बहुमत हासिल किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 179 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69% हुई। मंत्रिमंडल ने गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।
और महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।